अब जब बायोलॉजी की बात करते हैं, मैंने शॉर्ट टर्म कोर्स की पहले बात की, लेकिन जब बायोलॉजी की बात करते हैं तो हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है और जो जिसके लिए सबकी ज़रूरत महसूस होती है वो डॉक्टर। मतलब हुँ, बायो हुँ, इकोनॉमिस्ट टू डॉक्टर, ऐसा ऐसा एक हुँ, जनरेशन हुँ, में चल रहा था, लेकिन आज की जनरेशन मैं भी नहीं फ़ील करता हूँ, ये जनरेशन भी नहीं फ़ील करती है। तो हम डॉक्टर की बात कर लें तो डॉक्टर में जो होता है जो फर्स्ट प्रेफ़रेंशियल ऑर्डर में जो आज की जनरेशन फ़ील करती है, हुँ, हुँ, वो है एमबीबीएस, यू हैव डेंटल, उसके बाद आयुष में जिसमें आपका आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, हुँ, सिद्धा ये सब आते हैं। ये इसमें है, फिर उसके बाद डेंटल है, देन यू हैव वेटरनरी साइंसेज जो कि आपके पेट्स एंड जो आपके जानवर हैं उनको देखने के लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत करती है, और सब जगह हुँ, बहुत ट्रिमेंडस है। अगर मैं मेडिकल लाइन की बात करूँ, सबसे पहले तो नीट एग्ज़ाम होता है। पहले एक हुँ, हुँ। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था जिसमें एमबीबीएस एंड आयुष एक साथ हुआ करता था। लेकिन विद टाइम हमारे समय तो एक ही एग्ज़ाम हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में फॉर लास्ट 7-8 इयर्स में क्या हो गया है हुँ, हुँ। कि नीट फॉर आयुष अलग होता है, नीट फॉर एमबीबीएस अलग होता है। अच्छा, हम चाहेंगे डॉक्टर साहब आप मेडिकल स्टडी जो जिसमें स्पेशली आप बात कर रहे थे डॉक्टर बनने के लिए, हुँ, हुँ। कई एक फ़ील्ड है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा आप और डिटेल में बताइए ताकि अगर कोई मेडिकल फ़ील्ड में जाना चाहता है या मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको अगर वो एग्ज़ाम लिखना चाह रहा है, अभी एग्ज़ाम के फ़ेज़ पे है, तो आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल एक्चुअली क्या होता है, फ़ोकस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पीसीबी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे नीट एग्ज़ाम, चाहे वो तो आप आयुष दे रहे हो या नीट एमबीबीएस दे रहे हो या वेटरनरी साइंसेज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये पीसीबी बहुत इम्पोर्टेंट है। और फ़ोकस एरिया आफ्टर 12th से ही शुरू 10th के बाद से ही शुरू हो जाना चाहिए। यानी बच्चे को जो भी पढ़ रहा है, वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, इस चीज़ का वो ध्यान रखे, चैप्टर पढ़ रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि उसी समय से वो चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ सॉल्व करने लगे और एमसीक्यूज़ के टच में वो रहे, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। और जब वो 2 साल वो ढंग से उन्हीं एमसीक्यूज़ और उन चीज़ से इक्विप्ड हो जाता है, तो जब उसको एग्ज़ाम देना होता है, तो उसके दिमाग में फ्रेशन अप होता है और उसके सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कहीं भी देखा गया है, हम लोग समय से देखते हैं और अब भी यही होता है कि जो फ्रेशी स्टूडेंट्स होता है, वो मैक्सिमम निकलता है। यानी कि जिसने हुँ, तुरंत पास किया होता है, उसके सबसे ज़्यादा फ़ेवरेबल चांसेस होते हैं, अगर उसने ऑनेस्टली 2 साल मेहनत की हुई होती है। तो भई आप जो भी कुछ करना चाहते हो, वो 2 साल आप आपको थोड़ा-सा मीडिया से अलग होना पड़ेगा, थोड़ी-सी हुँ, दोस्ती कम करनी होगी, थोड़ी हुँ, अपनी चॉइसेस कम करनी होगी, और हुँ, एट हुँ, लीस्ट आपको 4 टू 6 आवर्स ऑफ डेली मेहनत करनी होगी, और कम से जिसमें 1 से 2 घंटा आपके जो रेगुलर स्कूल टाइम का चल रहा है, उसके अलावा जैसे एमसीक्यू सॉल्व करना, इस तरह की चीज़ें आप रेगुलरली करते रहोगे, तो हुँ, आपके लिए चांसेस बेटर हो जाएँगे। क्योंकि अब जी, क्या हो गया, परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब कट ऑफ परसेंटेज फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब उम, इट इज़ लाइक 80%, 85%, कई बार बहुत ज़्यादा चला जाता है, और हुँ, वो सिंपल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो वो कट ऑफ लिमिट भी हमें टारगेट करना होगा। तो आपको जब आज पहले से इक्विप नहीं होगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। अच्छा। डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि कैसे बच्चों के मालूम चले कि मतलब आजकल कई बार होता है एग्ज़ाम टाइम के साथ कुछ एक एरिया को ज़्यादा फ़ोकस करने लगता है, कुछ ऐसे एरिया होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, ज़्यादा फ़ोकस करता है और कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ से कम क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ट्रेंड होता है, जो चेंज होता है, इसको कैसे वो फ़ॉलो करें? उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि लास्ट प्रीवियस के क्वेश्चंस पेपर्स उठाओगे आप, तो आपको हुँ, हर एग्ज़ाम, पहले तो अलग-अलग एग्ज़ाम हुआ करते थे, बड़ा प्रॉब्लमैटिक हमारे समय होता था, सीबीएसई अलग, सीपीएमटी अलग, एम्स अलग, बीएचयू अलग, सबके अलग-अलग पैटर्न, हर आदमी अपना अलग हुँ, पैटर्न दे रहा है, लेकिन अभी तो एक नीट एग्ज़ाम हो गया है ना, तो वो हुँ, नीट एग्ज़ाम का पैटर्न जो है, वो पैटर्न हुँ, तो आप अगर पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन उठा लोगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, और एरिया ऑफ चॉइस भी वहीं से पता चल जाएगा। हुँ, तो लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप शुरू से पढ़ रहे हो, हर चैप्टर पढ़ रहे हो, तो ढंग से चैप्टर पढ़ते चलो। जिस समय हुँ, आपको एग्ज़ाम देना है, आप आपके पास लगभग समय होता है फाइनल ईयर में,
तो हुँ, वो हुँ। 1-2 महीने का जो समय होता है, जो क्रूशियल समय होता है, उस समय आप डिसाइड करो कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ज़्यादा चॉइस देना है। डे 1 से नहीं चॉइस करना है, पता चला आप अभी चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, उसमें पता चला कि अच्छा। वो कम क्वेश्चन आते तो मुझे वो चैप्टर ही नहीं पढ़ना ढंग से हाँ, उसके हाँ, ओके, लिए। ओके। ये नहीं होना चाहिए दिमाग में। हुँ, हुँ। पहले से सब कुछ ढंग पढ़ना चाहिए, लेकिन जिस समय एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तब तक के आपको 12th के मिडवे तक आप कम से हुँ, हुँ। कम जितने भी जो नीट के पिछले 5-7 साल के पेपर सॉल्व कर लिए होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हुँ, हुँ। यहाँ पर बताना उचित नहीं होगा कि ये इस पोर्शन से पढ़ लीजिए, उतना पोर्शन से पढ़ लीजिए, दैट इज़ नॉट करेक्ट। लेकिन हुँ, हाँ, मैं हुँ। ये कहूँगा अगर आप 5-7 ईयर्स से क्वेश्चन पेपर उठाते हो, बिल्कुल आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ से कौन-सी चीज़ आ जाती है। और एक चीज़ और, ये सारे सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट हो गए हैं। कभी पे हुआ करता था कि परसेंटेज ऑफ कम मार्क्स में हो जाते थे, लेकिन अब बिल्कुल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने लगा है। तो हमारे लिए ऐसा नहीं कि हम बायोलॉजी को इम्पोर्टेंट कर लें और फिर केमिस्ट्री या फिज़िक्स को एक तरफ कर दें, तो भी काम नहीं बनता है। क्योंकि हुँ, हुँ। 50% इज बायोलॉजी एंड 25% केमिस्ट्री, 25% फिजिक्स, यानी एक तरफ फिजिक्स केमिस्ट्री इज 50% और एक तरफ 50% इज बायोलॉजी। हुँ, तो फोकस हमें सब जगह करना है। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री जो इंजीनियरिंग में आती है और जो आपके यहाँ पर मेडिकल में आती है, मेडिकल में। थोड़ा-सा डिफरेंस हुँ, है, मतलब वो उतना चर्निंग नहीं होता है जो आईआईटी में आती है। तो भाई हमें ये तो समझना होगा कि अब आईआईटी के क्वेश्चन लगा कर के हम यहाँ पे हमें ये नहीं करना है, हमें जो हमारे हमारे लेवल के और जो हमारे क्वेश्चन्स आते हैं, हमें उसी हुँ, लेवल हुँ। करना है। मतलब जो सब्जेक्ट और जो एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है, हमें वो तैयार करना है और उसी तरह आगे बढ़ना है। यस। कई बार इसी साथ डॉक्टर साहब इसी को हम कह सकते हैं एक स्मार्ट स्टडी क्योंकि हुँ, कई बार होता है कि हम चाहते हैं जब हम पढ़ने लगते हैं, हमें कुछ अच्छा लगने लगता है, तो हम ज़्यादा टाइम उस पे देने लगते हैं हुँ, और दूसरे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट या टॉपिक होते हैं, वो छूट जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली फ़ोकस करना है और साथ ही साथ जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, जो हमें गाइड करेगा कि किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न आगे बढ़ रहा है, तो आप हुँ, उसको फ़ॉलो कर सकते हैं, उससे गाइडेंस ले सकते हैं। हुँ। और इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा इसके लिए क्या कोई मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है जैसे इंटर के बाद कुछ मिनिमम मार्क्स होने चाहिए तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए मिनिमम मार्क्स तो खैर 50% सब जगह है कि मिनिमम, हालाँकि अब आज का सब जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम होने लगे, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी अपना मिनिमम क्वालिफाइंग 50% मार्क्स तो होता ही, उतना तो होना ही चाहिए आपके पास। अच्छा। और उसके बाद फिर मार्क्स की पहले कभी हुआ करता था कुछ कॉलेजेस में कितने परसेंटेज आ जाएँगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। इवन हुँ, अब तो आज की डेट में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डीयू अपना ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के समय परसेंटेज ऑफ मार्क्स से कर लेता था। पिछले 2-3 ईयर से वो भी वहाँ वहाँ भी खत्म हो गया है। हुँ, तो वहाँ भी अब एग्ज़ाम होने लगे हैं। लेकिन वो जो बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया 50% तो इंटर में चाहिए ही होगा अगर आपको मेडिकल लाइन में इस तरफ आगे जाना है। मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ या अपने आयुष की तरफ बात कर रहा हूँ, डेंटल की तरफ बात कर रहा हूँ, वेटरनरी की तरफ बात कर रहा हूँ। इधर जाने हुँ। के लिए आपको वो मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया चाहिए ही चाहिए होगा।